क्या आपने कभी लंबी दिहार की खदानों के बारे में सुना है? कहते हैं वहाँ आज भी एक अनजान साया पहाड़ों पर भटक रहा है, जो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान भूले से भी वहाँ जाए। कुछ जगहों को हमें अकेला ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन इंसान की आदत है कि जिस काम के लिए मना किया जाए उस काम को करने का और मन करता है, और कभी कभी हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं हूं अंकन बोस और आप सुन रहे हैं भय ओरिजिनल्स की ओरिजिनल हॉरर स्टोरी खदान। ये कहानी है हिंदुस्तान के उत्तर में बसे एक खूबसूरत शहर मसूरी की, जो हमेशा पर्यटकों से खचाखच भरा रहता है, खासकर सर्दियों में जब पूरे देश भर से लोग वहाँ की वादियों का मज़ा उठाने जाते हैं। उन्हीं में से एक थे अविनाश और रवि, जो अभी कुछ दिन पहले ही छुट्टियां मनाने मसूरी आए हुए थे। मसूरी में उस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ी हुई थी और बीमारी की वजह से इस साल ज़्यादातर शाम को मार्केट्स में भीड़ कम ही रहती थी। जो भी हो, रवि और अविनाश को यह बात बहुत पसंद आ रही थी कि इस साल मसूरी में ज़्यादा भीड़ नहीं है और उन दोनों को आराम से घूमने और पूरा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। भीड़ भाड़ वैसे भी उन दोनों को कुछ खास पसंद नहीं थी। दोनों ही कॉर्पोरेट सेक्टर में थे, तो स्ट्रेस की वजह से शुरू से ही उन्हें शांत जगहों पर कुछ टाइम बिताने जाने की आदत थी। अच्छा सुन, शाम को तिब्बतन मार्केट चलते हैं, वहाँ से छुटपुट चीज़ों की शॉपिंग कर लेंगे, घर वाले खुश हो जाएंगे। रवि ने खाते खाते अविनाश से कहा। वो दोनों अपने होटल के रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहे थे। साउंड्स लाइक अ प्लान। वैसे यहाँ का चाइनीज़ बहुत अच्छा है, तुझे ट्राई करना चाहिए। अविनाश चाइनीज़ खाने का शौकीन था और मसूरी में उसने पिछले 3 दिनों में चाइनीज़ के अलावा और कुछ छुआ ही नहीं था। तो बोर नहीं हो जाता? ये क्या सारा टाइम चाइनीज़ खाता रहता है? एक चम्मच शाही नूडल्स की कीमत तू नहीं समझेगा रवि भाई। साला नौटंकी। यार तूने सुना, पिछली रात फिर से 3 टूरिस्ट गायब हो गए। सुना है लंबी दिहार की खदानों की तरफ गए थे। अगले टेबल पर मोटी सी रेड जैकेट और ब्लू जीन्स पहने बैठे एक लड़के ने अपने साथी से कहा, इन टूरिस्ट को कौन समझाए, एरिया का पता होता नहीं है इन्हें, बस लगता है कि कुछ एडवेंचर हो जाए। अभी पिछले ही महीने सुना है नेशनल हाईवे 1 पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है। साथ में बैठे उसके साथी ने जवाब दिया, न्यूज़पेपर में पढ़ा था, अभी तक उन 2 लड़कों का कुछ पता ही नहीं चला। रेड जैकेट वाले लड़के ने उसकी बात सुनी और हामी भरते हुए कहा, अब दिल्ली हो या मसूरी, जब तक लोगों को अक्ल नहीं आएगी ना, तो कर ही क्या सकते हैं। अब लंबी दिहार की खदानों के बारे में किसको नहीं पता, लेकिन फिर भी लोगों की चुल नहीं मिटती। अब पुलिस वाले लगे हैं उन्हें ढूंढने। आपस में बातें करते हुए उन दोनों लड़कों ने खाने का बिल भरा और वहाँ से इस बारे में बातें करते हुए बाहर निकल गए। रवि और अविनाश अब तक चुपचाप गौर से उनकी बातें सुन रहे थे। लंबी दिहार की खदानें, लगता है शायद मैंने इस जगह के बारे में कहीं पढ़ा है। हाँ, काफ़ी बदनाम जगह है। रवि ने अविनाश को हल्के से आंख मारते हुए कहा। उसको पता था कि अविनाश को ऐसी वीरान जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक़ है। हमेशा से वो अपने दोस्तों के साथ ऐसी बहुत सी जगहों पर जाया करता था। अच्छा सुन ना, अगर हम शाम को तिब्बतन मार्केट ना जाके वहाँ जाएं तो आई थिंक इट विल बी वेरी एडवेंचरस। रवि ठीक उसका उल्टा था और उसको सेफ ट्रैवल करने में भलाई नज़र आती थी। पागल है क्या? सुना नहीं उन लड़कों ने क्या कहा? पिछली रात ही 3 टूरिस्ट गायब हो गए। अरे छोड़ना यार, चलते हैं ना, बोल। अच्छा,
लेकिन हम सिर्फ दूर से देखकर वापस आ जाएंगे। आई मीन डोंट इवन थिंक कि हम में से कोई भी उन खदानों के आसपास भी भटकेगा, समझा? ओके व्हाटएवर। कम ऑन, चलें रूम में जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। रूम में जाकर दोनों ने 1 आध घंटा रेस्ट किया और फिर तकरीबन 4 बजे शाम की चाय पीकर रवि ने होटल के रिसेप्शन पर कॉल करके कैब मंगवा ली। ओ वेलकम टू मसूरी सर जी। कैब वाले ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। सर पर टोपी, गले में मफलर और बहुत ही मोटी सी काले रंग की जैकेट पहने पूरा ऊपर से नीचे तक पैक था वो। तो कहाँ ले चलूँ सर जी? मॉल रोड, लाल टिब्बा या कंपनी गार्डन? उसने गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हुए खुशी खुशी पूछा। आपको लंबी दिहार की खदानें पता है? कैब वाला पीछे मुड़ा और हैरानी से अविनाश की ओर देखते हुए बोला। जी, वो तो बड़ी ख़तरनाक जगह है जी। अभी कल ही 3 टूरिस्ट लोग वहाँ से गायब हो गए। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? हमें वहीं जाना है। अरे वो सही जगह नहीं है और अगले 2 घंटे में सूरज भी ढल जाएगा। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा सर जी, आप कोई दूसरी टैक्सी कर लो। उसने गाड़ी का इंजन बंद किया और रवि को देखकर बोला, अरे 200-400 फालतू ले लेना, अभी दूसरी टैक्सी के आते आते बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई। रवि ने अपना वॉलेट निकाला और कुछ पैसे उसमें से निकाल कर ड्राइवर की ओर बढ़ा दिया। नहीं सर जी, वैसे 1000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो मैं लेके चलूँगा। इसमें जान का बहुत रिस्क है और मैं गाड़ी लेके खदान तक नहीं जाऊँगा। हाँ ठीक है भाई, अब तो चलो। अविनाश ने रवि को उसे पैसे देने का इशारा किया और रवि ने 2 500 के नोट टैक्सी ड्राइवर के हाथों में थमा दिए। वैसे भैया, ये लंबी दिहार की खदानों का क्या इतिहास है? बहुत पुरानी बात है। 1990 में जब ये खदानों का काम स्टार्ट हुआ था ना, तो कहते हैं कि कम से कम 50,000 मजदूर खून की उल्टियाँ करते करके मर गए वहाँ। सच में? और तो और अब वहाँ कोई जाता भी नहीं। कहते हैं वहाँ किसी चुड़ैल का साया था। बड़े बूढ़े तो बताते हैं कि आज भी वो वहीं पहाड़ों में भटकती है। वाह, इंटरेस्टिंग। अविनाश इंटरेस्ट लेते हुए थोड़ा और आगे झुका। फिर क्या? ये सब जानते हुए भी कुछ पैसों के लालच में विनोद एक दिन खुद ही वहाँ चला गया। विनोद? बदकिस्मती से वो हम ही है सर जी। अब राम जी रक्षा करे हमारी बस। गाड़ी टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से होते हुए चलती जा रही थी और वो तीनों आगे होने वाली घटनाओं से अनजान आपस में बातें करते हुए लंबी दिहार की खदानों की ओर बढ़ रहे थे। एक आखिरी मोड़ से होते हुए गाड़ी धीमे धीमे एक पहाड़ी के पास जाके रुक गई। लो सर जी, अब इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। अब सामने उस कच्ची पगडंडी से होते हुए पहाड़ी के ऊपर चले जाओ। ऊपर जाके थोड़ा सा सीधा चलोगे तो आपको लंबी दिहार की खदानें दिख जाएंगी। ठीक है, आप यहीं रुकना हम दोनों के आने तक। थोड़ा जल्दी करना सर जी, सूरज डूबने में बस 1 ही घंटा बचा है और लगता है मौसम भी ख़राब होने वाला है। बारिश में पगडंडी पर चलना लगभग नामुमकिन हो जाता है सर जी। रवि और अविनाश ने विनोद की इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और दोनों धीरे धीरे पगडंडी से होते हुए पहाड़ी के ऊपर जाने लगे। विनोद गाड़ी की बोनेट पर बैठा और सिगरेट जलाकर उन दोनों को देखता रहा। शायद वो भी वही सोच रहा था जो छोटे शहर के लोग अक्सर बड़े शहर वालों के बारे में सोचा करते हैं, कि उन्हें लगता है कि बड़े बुजुर्गों की कही हुई बातें किस्से कहानियों के सिवाय और कुछ नहीं। केयरफुल, ले मेरा हाथ पकड़ ले। अविनाश ने रवि की ओर देखा और उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर तक पहुंच गया। वाओ, लुक एट दिस यार, इट्स सो ब्यूटीफुल। आसपास की वादियां वाकई ही बहुत खूबसूरत थी और अब रवि को भी लग रहा था कि अविनाश और उसका किसी टूरिस्ट स्पॉट पर न जाकर वहां आने का फैसला बिल्कुल सही था। वो कैन यू सी दैट?
द इनफेमस लंबी तिहार की खदान। अविनाश ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा। उन्हें कुछ दूर आगे पहाड़ी पर पेड़ों के पीछे खदानें नजर आने लगी थी और वो दोनों फटाफट उसकी तरफ बढ़ने लगे। टूटी फूटी पगडंडियों पर चलते चलते वो एक छोटे से झरने के पास से गुजरे और पहाड़ी से नीचे उतरते हुए साथ वाली पहाड़ी से होते हुए वो आखिरकार वहाँ पहुँच ही गए। चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई, बादलों की चादरों से ढकी बिना छत की इमारत और काई में लिपटी हुई मैली कुचली दीवारें, जिनमें कुछ जगहों पर एक आध लोगों ने पेंट से अपने नाम लिखे हुए थे, और बीच में एक ऊंची सी इमारत जिसकी लचक हालत इस बात की गवाही दे रही थी कि अब यहाँ सिवाय भोले भटके कुछ लोगों के और कोई नहीं आता। हो गया शौक पूरा, अब चलें, मौसम खराब होने वाला है। रोकना है यार, एक आध फोटोग्राफ्स तो खींच लूँ, अपने इंस्टाग्राम पर डालूंगा। अविनाश अपने मोबाइल से तस्वीरें खींचने में लगा हुआ था। वो क्या है? अब उधर किधर जा रहा है? रवि अविनाश के पीछे पीछे गया और उसने देखा अविनाश एक गुफा के मुंह के बाहर खड़ा उसे निहार रहा था। आई वॉन्डर, इसके अंदर क्या है? देख कर तो खदान की इंटरेस्ट लगती है, शायद यहीं से वर्कर्स अंदर जाते होंगे, नहीं? अविनाश पीछे मुड़कर रवि से बोला, हाँ ये एंट्रेंस ही है, चल अब वापस चलते हैं, अभी कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। रवि अविनाश का हाथ पकड़कर उसको वापस ले जाने लगा। वेट, तूने सुना? मुझे लगा अंदर से कुछ आवाज़ आई। आवाज़ अंदर नहीं, तेरे दिमाग में है। अब बहाने मत बना, चल यहाँ से। सुना, मैंने कहा था ना। लेट्स गो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे तुझे नहीं लगता हमें एक बार देखना चाहिए? क्या पता वहाँ कोई फंस गया हो तो? उन गुम हुए टूरिस्ट में भी से तो कोई हो सकता है। एक काम करते हैं, नीचे जाकर पास के पुलिस स्टेशन में खबर कर देते हैं, वो सर्च पार्टी भेजकर खुद देख लेंगे। उधर मौसम खराब हो रहा था और हल्की हल्की बारिश की बूंदें बरसने लगी। पहाड़ों पर मौसम एक पल में बदल जाता है। हालांकि सूरज डूबने में अभी कुछ समय बाकी था, पर मौसम के करवट लेते ही एकदम से अंधेरा छाने लगा और पूरी जगह बादलों से ढक गई। अम्मा यार, बारिश शुरू हो गई यार, टैक्सी तक पहुंचते पहुंचते हम पूरा भीग जाएंगे। रवि को सिर्फ बारिश ही नहीं, ठंड भी परेशान कर रही थी, और ऐसे में अगर वो भीग जाते तो भी ठंड से उनका बुरा हाल हो जाता। चल। अविनाश रवि को हाथों से खींचकर उसे खदान के अंदर ले गया। वहां इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई न दे। तो रवि ने जेब से लाइटर निकाला और उसको जलाकर बोला, और ले मजे, मैंने कहा था ना कि यहां से चलते हैं। अरे चिल यार, इट्स ओके। लाइटर की रोशनी में हल्का हल्का सा नजर आ रहा था। अंदर खदान की दीवारों पर कई जगहों पर खून से बने हुए सर और कुछ हाथों के निशान थे। ये कैसी जगह है? रवि और अविनाश को वो आवाज़ ठीक अपने कानों के पीछे सुनाई दी, जिसे सुनकर वो दोनों डर गए। रवि ने लाइटर को चारों ओर घुमाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वह कोई नहीं था। पर कुछ तो था जो धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था, क्योंकि दूर से आते हुए उस आहट की आवाज़ उन्हें साफ सुनाई दे रही थी, जैसे गुफा के अंदर से कोई उनकी तरफ बढ़ रहा हो। रवि और अविनाश घबराकर गुफा से बाहर की ओर भागे। बाहर घना अंधेरा था और अब उन्हें वापस जाने का रास्ता समझने में दिक्कत हो रही थी। रवि को याद आया कि वो जब आए थे तो बीच वाली इमारत के आगे की तरफ खड़े थे, तो वो दोनों उसी ओर बढ़े।
मुझे मुझे लगता है हम उस साइड से आए थे, या, या फिर उस तरफ से। रवि ने मुड़कर जब अविनाश की ओर देखा तो उसे देखकर लगा कि जैसे किसी चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। रवि की नज़र उस इमारत की पहली मंजिल पर गई तो वहाँ पर कुछ था, जैसे कोई चीज़ वहाँ ऊपर खिड़की पर खड़ी उन्हें देख रही हो। वो चीज़ एकदम से अपने हाथ पैरों पर उल्टी दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आई और रवि और अविनाश के से कुछ कदम दूर आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर रवि और अविनाश के कदम वहीं जम गए थे। उन्हें अपने पैरों के होने का एहसास तक नहीं था। उसका पूरा शरीर उसके सर से घुटनों तक आते लंबे बालों से ढका था और उनके पीछे छुपे हुए उसके चेहरे से उसकी सिर्फ एक आंख नजर आ रही थी, एक टक उन्हें घूरती हुई एक बेजान सी आंख। बादल के गरजने के साथ जब हल्की सी हवा चली तो उसके हिलते हुए बालों के पीछे उसका काला जला हुआ शरीर कुछ देर के लिए उन्हें दिखाई दिया। चेहरा भी बिल्कुल जला हुआ था और मुंह के कोनों से बहते हुए खून के दरमियान लगता था वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। वो जो भी थी, चुड़ैल, डायन या फिर कुछ और, इस दुनिया की तो नहीं थी। अविनाश उसको देखकर चीखना चाहता था पर मानो उसके हाथ जमे हुए थे और रवि को लग रहा था कि उसके पैर ज़मीन में धंसे हुए हैं। वो चाहकर भी उन्हें हिला नहीं पा रहा था। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, कुछ चीज़ें समय और दुनिया के परे होती हैं, इसीलिए हर कहानी लोक कथा नहीं होती। कुछ कहानियों की जड़ें सच्चाई में गड़ी हुई होती है। सर जी। दूर से आती उस आवाज़ को सुनकर मानो रवि और अविनाश के शरीर में एकदम से जान आ गई और वो दोनों किसी तरह हिम्मत जुटाकर विनोद की आवाज़ की दिशा में दौड़े। भागते हुए उन्हें एहसास हो रहा था कि आसपास की झाड़ियों के पीछे से वो चीज़ उनका पीछा कर रही थी, पर अब डर से रुकने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि शिकार बनने से बचने के लिए एक कोशिश तो मेमने का छोटा सा बच्चा भी करता है। उस टूटी फूटी पगडंडियों से होते हुए वो उस पहाड़ी से नीचे भागे तो वापस उसी छोटे झरने के पास पहुंच गए, पर वहां से आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ठीक सामने वो खड़ी थी। सर जी भागो। विनोद ने एक जलती हुई मशाल उस चीज़ की ओर उछाल कर फेंकी तो वो एकदम से उससे दूर दौड़ी। इतना वक्त काफ़ी था रवि और अविनाश को वहाँ से निकलने के लिए। जल्दी चलिए, इस बारिश में वो मशाल ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। विनोद ने उन्हें अपना हाथ दिया और कीचड़ से भरी उस पगडंडी से पहाड़ी के ऊपर चढ़ने में उनकी मदद की, और वो तीनों जितनी तेज़ हो सकता था उतनी तेज़ी से टैक्सी की ओर दौड़ना चालू किया। उनके पास ही आखिरी मौका था वहाँ से निकलने का, क्योंकि उनके पीछे पेड़ों के ऊपर एक पेड़ से दूसरे पर उछलते हुए वो लगभग उनके पास पहुँच ही गई थी। टैक्सी के पास पहुंचकर विनोद ने फटाफट से टैक्सी चालू की और वहाँ से तेज़ गाड़ी दौड़ाने लगा। अविनाश और रवि ने देखा वो चीज़ पहाड़ी पर खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। घबराओ मत सर जी, उसके आगे वो नहीं आ पाएगी। विनोद ने गियर बदलते हुए कहा। थैंक्स विनोद। हाँ। रवि ने विनोद के कंधे पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली। ये तो मेरा फ़र्ज़ था सर जी, आप दोनों को बहुत टाइम लग रहा था तो मैंने सोचा आप दोनों को ढूंढने चला आऊँ। अभी और मत घबराओ। मेरी दादी कहती थी कि वो उन खदानों के आसपास से इलाके से छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है। रवि और अविनाश को विनोद ने होटल में ड्रॉप किया और उन दोनों ने उसका बहुत एहसान जताया। अब आप दोनों आराम करो, ज़िंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे सर जी। अगले दिन सुबह रवि और अविनाश को वापस मुंबई जाने के लिए निकलना था, तो उन्होंने रिसेप्शन पर कॉल करके विनोद को बुलाने को कहा।
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, पर विनोद की आधी खाई हुई लाश आज सुबह लंबी दहाड़ की खदानों की ओर जाने वाली रोड के किनारे मिली है। लोग कह रहे हैं कि कल शाम किसी पहाड़ी तेंदुए ने उसे मार दिया। अब आप दोनों आराम करो, जिंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे सब्जी। आप सुन रहे थे भय ओरिजिनल्स की ओरिजिनल हॉरर स्टोरी खदान। चैनल से जुड़े रहने के लिए और आगे की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी पर।